दादा का भूत। नालंदा सोसाइटी में रीना अपने बेटे सोनू के साथ रहती थी। सोनू का उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग राम प्रसाद को वो दादाजी बोला करता था। सोनू अक्सर राम प्रसाद के साथ समय बिताया करता था। दादाजी, ये घर आपका है ना? हाँ, मेरा ही है। तो ये आपकी बहू हमेशा आपको घर से निकालने की बातें क्यों करती रहती है? वो मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसीलिए। तो बूढ़े लोगों को क्या घर से निकाल देते हैं? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर कुछ लोग बूढ़े लोगों को बोझ समझते हैं और उन्हीं में से एक मेरी बहू भी है। उसे ऐसा लगता है कि मैं मुफ्त में रोटी खाता हूँ। वो भूल गई है कि उसके पति को पैसे कमाने के लायक मैंने बनाया है। खैर, तुम ये सब छोड़ो। तुम बताओ, तुम ट्रिप पर कब जा रहे हो? परसों सुबह। वाह! और कब लौटोगे? 1 हफ्ते बाद। बहुत अच्छे से एंजॉय करना और अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे दादाजी, अब आप भी मम्मी की तरह शुरू मत हो जाओ। ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा ना करो, वगैरह वगैरह मत बोलो। अरे नहीं बोलूंगा, तू बस एंजॉय कर। 2 दिन बाद सोनू अपनी स्कूल के ट्रिप पर चला गया। वो बहुत खुश था। दादाजी और उसकी माँ ने उसे बस तक ड्रॉप किया और अगले दिन राम प्रसाद के गुजरने की खबर आई। हे भगवान, अब जब सोनू वापस लौटेगा तो वो परेशान हो जाएगा। और वही हुआ। सोनू ट्रिप से वापस लौटा और सीधा राम प्रसाद के घर दौड़ पड़ा। दादाजी, मैं लौट आया। दादाजी, कहाँ हैं आप? पर जैसे ही सोनू अंदर आया तो उसने देखा कि राम प्रसाद की फोटो पर हार चढ़ा है। वो पल भर के लिए ठिठुर गया। तभी वहाँ रीमा पहुँच गई। तेरे जाने के अगले दिन दादाजी स्वर्ग सिधार गए। पर वो तो बिल्कुल ठीक थे। हाँ बेटा, पर उम्र होने के बाद कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भी हो सकता है। रात में पापा मेरे साथ बातें कर रहे थे और सुबह उठा तो वो नहीं थे। सोनू दादाजी को याद करके रोने लगा और रीमा उसे संवारने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद सोनू शांत हुआ और दादाजी जहाँ बैठे थे उस कुर्सी पे गया। वो खाली कुर्सी देखकर फिर रो पड़ा। बाद में उसका ध्यान कुर्सी पर पड़े दादाजी की अंगूठी पर गया। उसने वो अंगूठी उठा ली। रीमा सोनू को घर ले गई। सोनू उदास था। दादाजी अकेले इंसान थे जिसके साथ सोनू अक्सर बातें किया करता था। उस रात सोनू रो रो कर सो गया। अगली सुबह जब रीमा उठी तो सोनू वहाँ नहीं था। सोनू! रीमा घबरा गई और सोनू को यहाँ वहाँ ढूंढने लगी। जब वो नीचे उतरी तो उसने देखा सोनू दादाजी की कुर्सी पर सो रहा था। सोनू, तू यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं मम्मी। रीमा को लगा शायद सोनू को दादाजी की याद आ रही हो, इसलिए वो यहाँ उनकी कुर्सी के पास चला आया। ठीक है, चल अब घर चल। रीमा सोनू को वापस घर ले गई। उस रात के बाद हर रात सोनू अपने घर से निकल के उसी कुर्सी के पास आकर बैठने लगा। रीमा को ये बात अजीब लगने लगी। वो परेशान थी। एक रात रीमा ने सोचा कि वो सोनू पे नजर रखेगी। जैसे ही सोनू नींद से उठा और चलने लगा तो रीमा ने भी उसका पीछा किया। रीमा ने देखा कि सोनू उसी कुर्सी पे जाकर बैठ गया और वो बिल्कुल राम प्रसाद की तरह बैठा था। रीमा डर गई। वो सारी रात सोनू पर नजर रख रही थी। जैसे ही सुबह हुई, सोनू को नींद आ गई और वो वहीं सो गया। अगली सुबह रीमा वापस सोनू को घर ले आई और फिर वो सीधा मंदिर चली गई। वहाँ वो पंडित जी से मिली। पंडित जी, मेरा बेटा अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। रीमा ने पंडित जी को रात की सोनू की सारी हरकतें बताईं। अवश्य, तुम्हारे बेटे में राम प्रसाद की आत्मा ने प्रवेश किया है। क्या? हाँ, और अगर उस आत्मा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब तक वो आत्मा तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेगी।
कोई तो उपाय होगा। उपाय है, हमें आज रात उस आत्मा से बात करनी होगी। वो आत्मा खुद ही हमें अपना उपाय बताएगी। ठीक है पंडित जी। यहाँ से रीमा रामप्रसाद के घर गई और उसके बेटे रवि और बहू माला को सोनू के अंदर रामप्रसाद के भूत की सारी बात बताई। बाबूजी का भूत? रामप्रसाद की बहू माला ये सुनकर बहुत डर गई थी। सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगे। रात हुई और सोनू सो गया। कुछ देर बाद सोनू उठकर चलने लगा। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। तभी वहाँ पंडित जी, रीमा, रवि और माला आ गए। आखिर तुम लोगों को पता चल ही गया कि मैं इसके अंदर रहता हूँ। मेरा बेटा आपको दादाजी दादाजी कहकर पीछे पड़ा रहता था और आप उसके शरीर में ही घुस गए। रामप्रसाद, छोड़ दो उस बच्चे को। छोड़ दूंगा जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा तब। बदला? बदला? हाँ, बदला। भूल गए कैसे तुमने मेरे खाने में जहर डालकर मुझे मारा था? आपको माला ने मारा है? हाँ, मुझे तेरी बीवी माला ने मारा है। मैं बूढ़ा हो गया था, इसे बोझ लग रहा था, इसलिए इसने मुझे मार दिया। अब मैं इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ रामप्रसाद, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, पर अगर तुम अपनी बहू को मार दोगे तो क्या तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा? नहीं, हरगिज नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब इस बच्चे को भी आजाद कर। नहीं, हरगिज नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब इस बच्चे को भी आजाद कर दो। ये बच्चा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसे कोई तकलीफ मत दो। बस यही तो मेरा एक अपना है, मेरा पोता, मेरा सोनू। मेरे जाते ही इसके हाथ से ये अंगूठी निकाल लेना और इस अंगूठी का शुद्धिकरण कर लेना, फिर मैं कभी लौट कर नहीं आ पाऊंगा। माला, तुम भी कभी बूढ़ी होगी और आशा करता हूँ कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें जहर ना दें। बस। सोनू बेहोश हो गया। पंडित जी ने वो अंगूठी ले ली। माला रवि से आंख न मिला पाई। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी अपनी पत्नी ने उसके पिता का खून किया था। अगले दिन पंडित जी ने उस अंगूठी का शुद्धिकरण किया और फिर सोनू ने अपने हाथों से वो अंगूठी नदी में बहा दी। एक कस्बे में रमेश अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता है। उनकी एक 10 साल की बेटी सौम्या भी है। रमेश का बाहर भी एक महिला के साथ लव अफेयर है जिसका नाम रजनी है। एक सुबह रमेश पार्क में रजनी से मिलने आता है। रजनी थोड़ी देरी से आई है। तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमको पता नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालकर तुमसे मिलने आता हूँ और तुम हो कि हमेशा देर करती हो? अच्छा, ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? हमें कभी तो सबके सामने आना होगा ना। तुम तो जानती हो कि मेरी बीवी और बच्चे हैं, तो वो दिन तो कभी नहीं आएगा। मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम आज कैसी बातें कर रही हो? मैं शादी नहीं कर सकता। ठीक है तो मैं जा रही हूँ। रमेश रजनी को आवाज लगाता हुआ रह जाता है, लेकिन रजनी उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रजनी अपने घर है और वो रमेश की बात याद कर रही है। मुझे इस रमेश ने धोखा दिया है, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। रजनी मन में ये सब सोच रही होती है, तभी उसे रमेश की कॉल आती है। रजनी, वो एक दिक्कत हो गई है। क्या हुआ रमेश? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी पत्नी सुमन का एक्सीडेंट हो गया है और वो मर गई है। अब मेरी बच्ची और मेरा क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास अभी आ रही हूँ। रजनी रमेश के पास जाती है और उसको सांत्वना देती है और 15 दिन बाद ही रमेश और रजनी शादी कर लेते हैं। शादी के 10 दिन बाद रमेश किसी काम से शहर से बाहर जाता है। रमेश को घर से निकलते हुए 1 घंटा ही हुआ है, लेकिन उसके पास रजनी फोन करती है। रमेश, तुम घर वापस आ जाओ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? बस तुम पहले घर आ जाओ। रजनी, मुझे सच सच सारी बातें बताओ। हमारी सौम्या छत पर खेल रही थी
और खेलते खेलते नीचे गिर गई और अब वो हमारे बीच नहीं है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरी फूल सी बच्ची को इस दुनिया से उठा लिया। भगवान, तूने मुझे अकेला कर दिया है। रमेश जल्दी से घर पहुंचता है और खूब रोता है। फिर सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। सौम्या को मरे हुए 1 महीना हो गया है और रजनी भी अब खुशी खुशी रह रही है। रजनी आज बाहर जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही है। अब आराम से रह सकती हूँ। अच्छा हुआ सौम्या और उसकी माँ मर गई। पहले उसके काम भी करने पड़ते थे, अब सारे खर्चे बच गए। अब हम विदेश का टूर भी कर सकते हैं। सौम्या खुश होकर तैयार होने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके हाथ से कपड़े छूट जाते हैं और चीख निकल जाती है क्योंकि सामने सौम्या का भूत खड़ा है। भूत! भूत नहीं, मैं सौम्या हूँ। सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सौम्या, सौम्या, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना? मेरी माँ को भी मार दिया तुमने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मुझे माफ कर दो। रजनी इतना कहकर बेहोश हो जाती है, लेकिन आज रजनी जितनी बार भी होश में आती है, वो सौम्या को उसके पास ही खड़ी पाती है। अगले दिन रमेश वापस घर आता है। रजनी उसे सारी बात बताती है। नहीं रजनी, मैं नहीं मान सकता कि मेरी बेटी भूत बनकर परेशान करेगी। और अगर ऐसा है तो सौम्या मुझसे बहुत प्यार करती थी। सौम्या बेटा, तेरा पिता तेरे आगे हाथ जोड़ रहा है। अगर तू घर में है तो मेरे सामने आ जा बेटा। सौम्या का भूत रमेश और रजनी के सामने आ जाता है। ये देखकर रमेश बहुत रोता है। पापा, पापा आप रोना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक रजनी नहीं मर जाती है मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बेटा, ये तेरी माँ है। बस पापा बस, मुझे घिन आती है इससे। आप जानते भी हो कि मेरी मौत कैसे हुई। रमेश शहर से बाहर गया है और सौम्या छत पर खेल रही है। तभी वहाँ रजनी आती है। बेटा, तुम यहाँ खेल रही हो? मैं तो कब से नीचे इंतजार कर रही हूँ। बताओ, आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? हर रोज ये औरत मुझे मारती है, ताना देती है, खाना नहीं देती। लेकिन आज इसे क्या हो गया है कि ये कह रही है कि मेरी पसंद का खाना बनेगा। रजनी बात करते हुए सौम्या के पास आती है और एक जोर का धक्का उसे मारती है। सौम्या की चीख निकल जाती है और वो छत से नीचे गिर जाती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी माँ को किसने मारा था? जब माँ बाजार जा रही थी तो तुमने ही माँ का एक्सीडेंट कराया था। मैंने अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया। मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को खो दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ? क्यों किया विश्वासघात? आप मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो इन दोनों को बहुत प्यार करती थी। बस अब चुप हो जाओ रजनी, मैं एक शब्द भी और नहीं सुनना चाहता हूँ। पापा, आप कसम लीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ बेटा, मैं कसम खाता हूँ। ठीक है पापा, अब रजनी को उसके किए की सजा मिलेगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सौम्या रजनी का गला दबा देती है और रजनी की सांस रुकने से मौत हो जाती है। रजनी की मौत के बाद सौम्या की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और रमेश अपना एक NGO बनाता है जिसमें वो ऐसे बच्चों और महिलाओं की मदद करता है।